साल 1977 पूरा हिंदुस्तान एक नाम से थर थर कांप रहा था। वो नाम था जयप्रकाश नारायण। वो नेता जिसके पीछे लाखों की भीड़ चलती थी, जिसने इंदिरा गांधी के सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। कोलकाता की सड़कों पर जेपी का काफिला गुजर रहा था, लेकिन अचानक एक 22 साल की लड़की बिजली की फुर्ती से दौड़ती है और जेपी के कार के सामने सड़क पर लेट जाती है। पुलिस दंग थी, जनता हैरान थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की उस दौर के सबसे बड़े जननायक को चुनौती दे देगी। क्या आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? वही थी ममता बनर्जी। लेकिन सवाल यह है कि एक सरकारी ठेकेदार की बेटी आखिर अग्निपुत्री कैसे बन गई? और क्या था उस 3:30 बजे वाली सुबह का राज जिसने उसे बंगाल का भाग्य विधाता बना दिया? चलिए क्रोनोलॉजी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। आप देख रहे हैं न्यूज वेल्ट का खास शो नेताजी। की कहानी महलों से नहीं बल्कि कोलकाता के एक साधारण से घर से शुरू होती है। पिता प्रो मिलेश्वर बनर्जी कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। उनके ऑफिस में बंगाल कांग्रेस की बैठकें हुआ करती थी। यानी ममता ने राजनीति को घुट्टी में पिया था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब ममता बहुत छोटी थी तब उनके पिता की मात्र 42 साल की उम्र में मौत हो गई। वजह गैस्ट्रिक अल्सर था। घर की आर्थिक स्थिति ढह गई, मां बीमार रहने लगी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक छोटी सी लड़की जिस पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी थी। ममता रोज सुबह 3:30 बजे उठती, खाना बनाती, भाई बहनों को तैयार करती और फिर भागते हुए भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचती। यह ममता बनर्जी का डेली रूटीन था। वो दौर था जिसने उनके भीतर की जिद को पत्थर की तरह सख्त बना दिया। 1970 में स्कूल खत्म करने के बाद ममता जोग माया देवी कॉलेज पहुंचती है। यह वो दौर था जब बंगाल में कम्युनिस्टों का बोलबाला था, वामपंथियों का बोलबाला था। कॉलेज कैंपस में सिर्फ लाल झंडे लहराते थे। कांग्रेस का नाम लेने वाला वहां कोई नहीं था। यहां तक कि कॉलेज में कांग्रेस के छात्र संगठन का कोई ब्रांच तक नहीं था। लेकिन ममता तो अलग ठहरी। वो अलग ही मिट्टी की बनी थी। उन्होंने वामपंथियों के गढ़ में घुसकर अकेले दम पर कांग्रेस के छात्र संगठन की पहली ब्रांच खोल दी। यानी सीधे छाती पर बैठ गई। यह महज एक संगठन नहीं था, यह बंगाल की सत्ता को दी गई पहली सीधी चुनौती थी। ममता की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि अब दूसरे कॉलेजों से उन्हें भाषण देने के लिए निमंत्रण आने लगा। लेकिन इस राजनीति के पीछे एक कड़वा सच और भी था। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। वह सुबह स्कूल में पढ़ाती, दोपहर ट्यूशन देती और यहां तक कि एक मिल्क डिपो में भी काम करने लगी। जो पैसा मिलता उससे घर का राशन आता, खुद की कॉलेज फीस भरी जाती और बचा हुआ पैसा वो अपने छात्र संगठन को चलाने में लगा देती। उनकी इस मेहनत और उनके धारदार भाषणों ने बंगाल के बड़े कांग्रेसी दिग्गजों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रियरंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय जैसे कद्दावर नेता अब इस लड़की की आवाज में बंगाल का भविष्य देखने लगे। 1977 दिल्ली के तख्त पर पहली बार एक
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बैठता है। उसका नाम था मोरारजी भाई देसाई। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, लेकिन बंगाल की सड़कों पर एक 23 साल की लड़की इस लहर के खिलाफ अकेली खड़ी थी। जेपी आंदोलन को चुनौती देने के बाद अब ममता के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जैसे ही देसाई का काफिला कोलकाता पहुंचा, पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए ममता बनर्जी उनकी कार के सामने काला झंडा लेकर कूद पड़ी। यह वो दौर था जब ममता बनर्जी हाइपर एक्टिव हो चुकी थी। सुब्रत मुखर्जी की लीडरशिप में वो सड़कों पर लाठियां खा रही थी, प्रदर्शन कर रही थी और जेल भी जा रही थी। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। 1984 का वो चुनाव आने वाला था जिसने ममता को रातों रात जायंट किलर बना दिया, राजनीति की दुनिया का। साल 1984, देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता है। बंगाल की जादवपुर सीट, जिसे सीपीआईएम का अवैध किला माना जाता था, वहां से चुनाव लड़ रहे थे वामपंथी दिग्गज सोमनाथ चटर्जी, एक ऐसा कद्दावर नेता जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज जाने में डरते थे और पानी भरते थे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जादवपुर में सोमनाथ के खिलाफ उतरने से डर रहे थे। जी हां, तभी एंट्री होती है सुब्रत बनर्जी की। उन्होंने सीधे प्रणब मुखर्जी को फोन लगाया, कहा एक लड़की है, उसका नाम है ममता बनर्जी, वो फाइटर है, उसे मौका दीजिए। उधर दिल्ली में राजीव गांधी भी किसी एक नए और बेबाक चेहरे की तलाश में थे। और इस तरह एक ऐसी लड़ाई की नींव रखी गई जिसकी कल्पना सोमनाथ चटर्जी ने सपने में भी नहीं की होगी। ममता बनर्जी का यह पहला बड़ा चुनाव था और उन्होंने प्रचार का ऐसा तरीका अपनाया जो बंगाल की राजनीति ने पहले कभी नहीं देखा था। वो रैलियों में सोमनाथ चटर्जी को मामा कहकर संबोधित करती। वो बड़े मासूम अंदाज में जनता को बताती, मैंने मामा से कहा है, मामा आप तो इतनी बार जीत चुके हो, अब एक बार अपनी इस भांजी को मौका तो दे दो। तो जानते हैं मामा ने क्या किया? उन्होंने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए। यह भीड़ जैसे ही इस बात को सुनती, ठहाके लगाकर हंसती थी। ममता का यह देसी अंदाज, यह सीधा संवाद जनता के दिल में उतर रहा था। ममता सिर्फ भाषण नहीं दे रही थी, वो लोगों से इमोशनली जुड़ रही थी। संसाधन कम थे, पैसे नहीं थे, तो ममता खुद रात रात भर जागकर अपने चुनावी पोस्टर अपने हाथों से बनाती थी। यह था सियासी जुनून। चुनाव के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सोमनाथ चटर्जी को भी हैरान कर दिया। नामांकन पत्रों की जांच के वक्त पहली बार ममता और चटर्जी का आमना सामना हुआ। कट्टर राजनीतिक दुश्मन होने के बावजूद ममता जैसे ही सोमनाथ चटर्जी के पास पहुंचती हैं, वो उनके पैर छूने के लिए झुक जाती। सोमनाथ चटर्जी जो एक मंझे हुए वामपंथी नेता थे, वो इस पारंपरिक सम्मान से इतने अनकंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने तुरंत ममता को रोक दिया। भैया सियासत अपनी जगह थी, लेकिन ममता ने दिखा दिया कि वो बंगाल की तहजीब भी जानती है और वामपंथियों के किले में सेंध लगाना भी। जी हां, साल 1984 जादवपुर की जनता ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सीपीआईएम के बड़े बड़े रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। एक 29 साल की लड़की ने भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वामपंथी दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को 19,660 वोटों से धूल चटा दी थी। पूरा देश दंग था, लेकिन राजनीति जितनी जल्दी आपको अर्श पर ले जाती है, उतनी ही जल्दी विवादों के फर्श पर भी पटक देती है। और कुछ ऐसा ही हुआ ममता बनर्जी के साथ। सांसद बनते ही ममता एक ऐसे डिग्री विवाद में फंसी कि उनकी साख पर सवाल उठने लगे। और फिर आया वो खूनी अगस्त, जब कोलकाता की
हाजरा मोड़ पर ममता बनर्जी को लगभग मौत के घाट उतार दिया गया। सोमनाथ चटर्जी की हार महज एक नेता की हार नहीं थी, बल्कि वामपंथियों के अहंकार की हार थी। वे मानकर बैठे थे कि जादवपुर जैसी सेफ सीट पर उन्हें भला कोई छू भी सकता है क्या। लेकिन जीत की शोर के बीच एक विवाद ने जन्म ले लिया था। मैंने पहले बताया कि जब आप अर्श पर जाते हैं तो फर्श पर जाने का भी डर रहता है, और वो थी ममता की पीएचडी डिग्री। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी पास की है। उनके पास 1982 का एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट था। उन्हें बताया गया था कि $500 जमा करते ही ओरिजिनल डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन ने जांच की, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पूरे अमेरिका में इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। दरअसल ममता एक बड़े इंटरनेशनल स्कैम का शिकार हो गई थी। किसी ने डॉक्टरेट के नाम पर उनसे ठग लिए। विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन ममता ने इसे अपनी पहली राजनीतिक सीख की तरह ली। सियासत का पहिया घूमते रहता है और फिर घूमा। 1989 के लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम ने सोमनाथ की जगह मालिनी भट्टाचार्य को उतारा और इस बार ममता 30,900 वोटों से चित हो गई। वामपंथी मुख्यमंत्री ज्योति बसु को लगा कि अब ममता का किस्सा खत्म हो गया। 13 सालों के शासन में ज्योति बसु ने कांग्रेस के लगभग हर बड़े नेता को किनारे कर दिया था। लेकिन ममता वो तो सड़क की लड़ाकू थी। चुनाव हारने के बाद वो घर पर नहीं बैठी, बल्कि उनकी सियासी सक्रियता और बढ़ गई। वामपंथियों ने समझा कि ममता को चुनावों में हराना आसान है, लेकिन सड़क पर उससे पार पाना नामुमकिन है। और यही डर एक हिंसक साजिश में बदल गया। मैं वो किस्सा सुनाता हूं। तारीख 16 अगस्त 1990, कोलकाता का दक्षिण इलाका हाजरा मोड़। पुलिस फायरिंग होती है, 3 लोगों की मौत। 3 लोगों की मौत के खिलाफ ममता एक मार्च निकाल रही थी। तभी अचानक सत्ता के नशे में चूर लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लाठी, डंडे, लोहे के रॉड और भारी भरकम जंजीरों से ममता पर हमला बोल दिया। हमला इतना बर्बर था कि लोहे की रॉड सीधे ममता के सिर पर लगी। सफेद साड़ी पल्लों में खून से वो लाल हो गई। ममता वही गिर पड़ी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो स्कैन में पता चला उनकी खोपड़ी में सीरियस फ्रैक्चर हुआ है। हालात इतनी गंभीर थी कि उनके साथियों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि ममता अब जिंदा बचेगी। हाजरा की वो सड़क ममता के खून से लाल थी, लेकिन वामपंथियों को अंदाजा नहीं था कि यह खून उनके 34 साल के साम्राज्य की पतन की पहली इबारत लिख रही थी। साल 1990। जी हां, अस्पताल का बिस्तर, सिर पर पट्टियां और 1 महीने का वो दर्दनाक इंतजार। ममता बनर्जी मौत को मात दे चुकी थी। वो कहती हैं, मेरा सिर पूरी तरह जख्मी था, प्लास्टिक सर्जरी हुई। उस रात के बाद से मैं आज तक सो नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ममता की इस चोट ने बंगाल की वामपंथी सरकार की बर्बरता का चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया। राजीव गांधी ने अपनी पार्टी के दिग्गजों के खिलाफ जाकर इस लड़ाकू लड़की को यूथ कांग्रेस की कमान सौंप दी। लेकिन नीति का खेल देखिए। जिस राजीव गांधी ने ममता को संभाला, 1991 में उनकी हत्या हो गई। अब ममता अकेली थी। एक तरफ वामपंथियों का जुल्म और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी कांग्रेस के अंदर अपनों की गद्दारी। 1991 के चुनाव में ममता की सीट बदल दी गई। अब
जादवपुर लोकसभा की जगह उन्हें साउथ कोलकाता भेजा गया। नतीजा क्या हुआ? 93,663 वोटों की प्रचंड जीत। दिल्ली में नरसिम्हा राव की सरकार बनी और ममता बनर्जी को केंद्र में मानव संसाधन और खेल मंत्रालय जैसा अहम विभाग मिल गया। लेकिन ममता का दिल दिल्ली के बंगलों में नहीं बसता था, बंगाल की गलियों में बसता था। उनका ग्राफ जितना बढ़ रहा था, बंगाल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों खासकर प्रणब मुखर्जी के साथ उनकी खटपट उतनी ही तेज हो रही थी। अब साल 1992 में हिंदुस्तान कॉपर गेस्ट हाउस की वो बैठक जहां ममता और प्रणब मुखर्जी के बीच बड़ी ही तीखी बहस हो जाती। कांग्रेस का दो फाड़ यही कांड ने कर दिया। ममता ने अकेले दम पर बंगाल अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, हार तो गई, लेकिन उन्होंने सोमन मित्रा को ऐसी टक्कर दी कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कांप उठा। उधर 1993 में जब एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप हुआ तो ममता मुख्यमंत्री ज्योति बसु के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई। जानते हैं पुलिस ने क्या किया ममता के साथ? एक महिला सांसद को बालों से पकड़कर घसीटा गया। ममता को समझ में आ गया, बंगाल के कांग्रेसी नेता शायद वामपंथी सरकार से लड़ना ही नहीं चाहते, वे सिर्फ फिक्सिंग कर रहे हैं। 1996 में अपमान की हद पार हो गई। ममता बनर्जी को कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी के घर के बाहर घंटों खड़ा रखा, क्योंकि अंदर प्रणब मुखर्जी टिकट बांट रहे थे। ममता के समर्थकों को किनारे लगा दिया गया। गुस्सा इतना था कि ममता ने खुदकुशी तक की धमकी दे दी। लेकिन ममता टूटने वालों में से नहीं थी, यह सबको पता था। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपना एक गुट बनाया, नाम रखा तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल यानी ग्रासरूट्स, जमीनी स्तर। जब 1997 में बंगाल कांग्रेस के 416 पदाधिकारियों में से ममता के एक भी आदमी को जगह नहीं मिली तो दीदी ने आर पार की जंग छेड़ दी। क्यों नहीं भाई? उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व हमें लेफ्ट के भ्रष्टाचार से तो मुक्ति नहीं दिला सकता। अब 23 मार्च 1997 शहीद दिवस के दिन कोलकाता की सड़कों पर 1 लाख लोगों की भीड़ ने ऐलान कर दिया कि बंगाल को अब नया नेतृत्व मिल चुका है। साल 1997 में ही भारतीय राजनीति का एक ऐसा मोड़, जहां एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए सोनिया गांधी का राज तिलक तय हो रहा था, तो दूसरी तरफ कोलकाता की सड़कों पर अग्निपुत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद कर रही थी। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो उस दौर में नामुमकिन माना जाता था। कम्युनिस्टों के गढ़ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 3 लाख लोगों की भीड़ जुटा दी। कांग्रेस हाईकमान ने कहा, यह सोनिया गांधी का अपमान है। सीताराम केसरी ने उन्हें अपनी बेटी कहा, लेकिन ममता का जवाब सीधा और बड़ा तीखा था। क्या था वो जवाब जिसने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हिला दिया? तारीख 9 अगस्त 1997। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड, यह वो जगह थी जहां सिर्फ लेफ्ट फ्रंट की भीड़ जुटती थी, लेकिन उस दिन वहां सिर्फ दीदी का नाम गूंज रहा था। ममता ने कांग्रेस के अंदर ही अपना एक पैरेलल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, तृणमूल कांग्रेस कमेटी। ममता का निशाना सीधा दिल्ली पर था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, अब इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, तो अब कांग्रेस में बचा क्या है? कांग्रेस के रणनीतिकार चाहते थे कि ममता ये रैली न करें, क्योंकि उसी वक्त कोलकाता में एआईसीसी का सेशन था जहां सोनिया गांधी की ग्रैंड एंट्री होनी थी। लेकिन ममता नहीं रुकी। उन्होंने तो उल्टा सोनिया गांधी को ही अपनी रैली में आने का न्योता दे दिया। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ माहौल बन रहा था।
ममता बनर्जी उन नेताओं में सबसे आगे थी जो चाहती थी कि सोनिया पार्टी की कमान संभाल लें। ममता का नारा था, केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ, सोनिया लाओ, देश बचाओ। लेकिन जब सीताराम केसरी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए ममता को अपना बेटी बताया, तो ममता ने जो जवाब दिया वो आज भी राजनीति के गलियारों में याद किया जाता है। ममता ने दो टूक कहा, मेरे पास पहले से ही एक पिता है, मुझे किसी दूसरे पिता की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था भाई, यह कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी से पूरी तरह नाता तोड़ने का बड़ा संकेत था। ममता का विजन बड़ा ही साफ था। वो बंगाल से सीपीएम को उखाड़ना चाहती थी। जी हां, बरसों से जमी वामपंथी सरकार को उखाड़ना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने महाजोत का प्रस्ताव रखा, जिसमें वो सभी एंटी लेफ्ट ताकतों को जोड़ना चाहती थी। लेकिन एकता इतनी आसान होती नहीं। यहां भी पेंच फंस गया। प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस का एक गुट सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा था। उनका कहना था बीजेपी को इस महाजोत में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक सांप्रदायिक ताकत है। ममता के लिए ये फिक्सिंग जैसा था। उन्हें लगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस के नेता असल में लेफ्ट फ्रंट को फायदा पहुंचा रहे। 9 अगस्त की रैली में ममता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक का उदाहरण देकर यह साफ कर दिया कि वे कांग्रेस के अंदर रहकर ही इसे साफ करेंगी या फिर अपनी नई राह चुनेंगी। वक्त था 1997 का। क्या आपने कभी सुना है कि कोई नेता अपनी ही पार्टी के हाईकमान को चुनौती दे और फिर भी गांधी परिवार का सम्मान करे? ममता बनर्जी सोनिया गांधी के घर के चक्कर काट रही थी, विनती कर रही थी, मैडम, राजीव जी के बाद पार्टी में जो वैक्यूम है उसे सिर्फ आप भर सकती हैं। लेकिन सोनिया गांधी अपने विदेशी मूल के मुद्दे पर हिचकिचा रही थी। एक तरफ सोनिया और ममता के बीच का सम्मान था और दूसरी तरफ दिल्ली के गलियारों में चल रही वो गंदी राजनीति जिसने ममता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आज इस फाइनल एपिसोड में हम देखेंगे ममता का वो ऐतिहासिक इस्तीफा, बीजेपी के साथ वो अजीब गठबंधन जिसने पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया, और कैसे 1998 के नतीजों ने साबित कर दिया कि कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी फाइटर को खोकर एक ऐतिहासिक भूल की थी। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस छोड़े। उन्होंने ऑस्कर फर्नांडिस को आदेश दिया, मामला सुलझाओ। एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। प्रस्ताव था ममता बंगाल इलेक्शन कमेटी की बॉस होंगी और 50% टिकट वही बांटेंगे। सोनिया के दबाव में अध्यक्ष सीताराम केसरी मान तो गए, लेकिन सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है मेरे भाई। 21 दिसंबर को केसरी ने ऐलान तो कर दिया, ममता कन्वीनर होंगी, लेकिन जब टिकट बांटने वाली पावर आया तो यूटर्न मार दिया। उन्होंने साफ कह दिया, अब ममता सिर्फ प्रचार करेंगी, उम्मीदवार हम तय करेंगे। यह ममता के लिए सीधा अपमान था। उन्हें समझ आ गया कि कांग्रेस उन्हें लड़ना नहीं बल्कि थकाना चाहती है। ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ऐलान कर रही थी कि वो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। ठीक उसी वक्त खबर आती है कि कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ममता ने सीधे सीताराम केसरी पर हमला बोला, लेकिन उनके करीबी जानते थे
कि इस पूरी पटकथा के पीछे दिल्ली के चाणक्य कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी का हाथ था। 1 जनवरी 1998 को ममता ने अपनी अलग राह चुन ली। दिग्गज कांग्रेसी चाहते भी यही थे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, मेरे लिए हाई कमान का मतलब सिर्फ सोनिया गांधी है, केसरी और उनकी टीम नहीं। गांधी परिवार ने देश के लिए खून दिया है, मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन इस लीडरशिप पर मुझे भरोसा नहीं। कांग्रेस से अलग होते ही ममता ने वो दांव खेला जिसने सबको शून्य कर दिया। उन्होंने बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाई और नारा दिया, वो फिक्सिंग में नहीं फंसना चाहती थी। सेव बंगाल फ्रंट। ममता ने खुलेआम कहा, बीजेपी अछूत नहीं है। खेल यहीं से शुरू हुआ। एक बड़ा जोखिम था, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर था, लेकिन ममता को नेशनल लेवल पर एक बड़ी ताकत की जरूरत थी। बीजेपी के लिए भी यह सुनहरा मौका था लाल दुर्ग में घुसने का, वामपंथियों के गढ़ में घुसने का। 1998 के चुनाव हुए और नतीजे, ममता की टीएमसी ने 7 सीटें जीती, बीजेपी ने 1 और कांग्रेस सिर्फ 1 पर सिमट कर रह गई। साफ हो गया कि बंगाल का असली चेहरा अब ममता बनर्जी ही है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ममता ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जब उनसे उनके सेकुलरिज्म पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने करारा जवाब दिया, देश में कई पार्टियां सेकुलरिज्म का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए करती हैं, वो असल में ज्यादा कम्युनल है। मैं अपनी विचारधारा पर अटल हूं। यानी ऐलान साफ था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हूं। यहां से शुरू हुआ ममता बनर्जी का वो सियासी सफर जिसने 2011 में वामपंथियों के 34 साल के शासन का अंत कर दिया। एक लड़की जो कभी मिल्क डिपो में काम करती थी, जो पुलिस के हाथों बालों से घसीटी गई, आज वो देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। साल 2004 से 2006 ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का वो दौर जब लगा कि उनका सूरज डूब चुका है, संसद में वो अपनी पार्टी की इकलौती सांसद बची थी। बंगाल में सीटें आधी रह गई थी और विरोधी उनका मजाक उड़ा रहे। लेकिन राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत बड़ा होता है और ममता के लिए तो एक कार टाटा नैनो तकदीर बदलने वाली साबित हुई। एक तरफ रतन टाटा की दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सपना था, तो दूसरी तरफ बुद्धदेव भट्टाचार्य का बंगाल को औद्योगिक हब बनाने का जुनून। सरकार लेफ्ट की थी, लेकिन इस बीच में पिस गया वो गरीब किसान जिसकी जमीन छीन ली गई। आज की कहानी उस तापसी मलिक की जिसका रेप और मर्डर भी हुआ, उस नंदीग्राम की जहां पुलिस ने किसानों के सीने में गोलियां दाग दी, उस ममता की जिसने वामपंथियों से उनके अपने ही हथियार छीन लिए। वक्त था 1999 का चुनाव। ममता तीसरी बार साउथ कोलकाता से जीती, वो भी 2 लाख की मार्जिन के वोटों से। वाजपेयी सरकार में वो देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी, लेकिन 2001 के तहलका स्टिंग कांड ने सब बदल दिया। ममता ने एनडीए छोड़ दिया और कांग्रेस से हाथ मिला लिया, पर नतीजा सिफर रहा। लेफ्ट फ्रंट 8वीं बार जीत गया। ममता ने हार का ठीकरा धांधली और चुनाव आयोग पर फोड़ा। लेकिन सच तो यह था कि जनता अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं थी। 2003 में ममता ने फिर यू टर्न लिया। अब फिर वाजपेयी के पाले में लौट आई। कोयला और खान मंत्रालय मिला। लेकिन 2004 और 2006 के चुनावों ने ममता को अर्श से फिर फर्श पर पटक दिया।
वो संसद में अकेली रह गई। गुजरात दंगों के आरोपों के बीच बीजेपी के साथ उनका गठबंधन उनकी लुटिया डुबो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी अब सिर्फ एक इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगी। लेकिन तभी एंट्री होती है टाटा की और ममता की सियासी किस्मत फिर से दौड़ पड़ती। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा को सिंगूर में 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन दे दी। किसान सड़कों पर उतर आए और ममता ने उनके दर्द को अपनी ताकत बना लिया। 25 दिनों की भूख हड़ताल, अरुंधति राय और मेधा पाटकर जैसे एक्टिविस्ट उनके साथ खड़े हो गए। ये मौके की ताक में थे ही। लेकिन 18 दिसंबर 2006 की सुबह ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। 16 साल की कार्यकर्ता तापसी मलिक का रेप कर उसे जला दिया गया। लेफ्ट फ्रंट ने जो संवेदनहीनता दिखाई, उसने उन्हें जनता की नजरों में विलन बना दिया। ममता ने इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। सिंगूर अभी सुलग ही रहा था कि नंदीग्राम भी जल उठा। यहां सरकार पेट्रोकेमिकल हब PCPIR बनाना चाहती थी। साल 2007, तारीख 14 मार्च। मुख्यमंत्री के आदेश पर 2500 पुलिसकर्मी नंदीग्राम में घुसते हैं और निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसा देते हैं। नतीजा 14 निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस एक घटना ने वामपंथियों की रही सही साख खत्म कर दी। ममता ने मौका ताड़ा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विरोध शुरू किया। जो कट्टर कम्युनिस्ट SUCI कल तक लेफ्ट के साथ थे, वो भी अब ममता के साथ थे। ममता ने लेफ्ट से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया था, गरीब और किसान का हित। अब बंगाल की हवाओं में एक नारा गूंज रहा था, मां, माटी और मानुष। थोड़ा घड़ी की सुई को आगे बढ़ाते हैं। साल 2008। रतन टाटा ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। संकल्प के मजबूत रतन टाटा ने ऐलान किया कि वो बंगाल छोड़कर जा रहे हैं और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया ममता बनर्जी को। विरोधियों ने कहा ममता ने बंगाल का विकास ही रोक दिया, लेकिन बंगाल की गलियों में कहानी कुछ और ही चल रही थी। सियासत के किताब पर कुछ और ही लिखा जा रहा था। जिस ममता की कार पर गोलियां चलाई गई, जिस पर बम फेंके गए ताकि वो नंदीग्राम न पहुंच सके, वही ममता बंगाल की अग्निपुत्री बन चुकी थी। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता का वो चेहरा बाहर लाया जिसकी उन्हें 35 सालों से तलाश थी। और फिर आया साल 2011, जब इतिहास ने करवट ली और 34 साल पुराना वामपंथियों का वो अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अक्टूबर 2008, रतन टाटा ने जब सिंगूर से नैनो प्लांट हटाने का फैसला किया तो बंगाल की राजनीति 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वो लोग थे जो इस बंगाल का नुकसान मान रहे थे, तो दूसरी तरफ वो किसान थे जिन्हें अपनी माटी वापस मिल रही थी। ममता ने कहा, सिंगूर मेरी पसंदीदा जगह है, ये मेरे आंदोलन का हिस्सा है। CPIM के कार्यकर्ता ने ममता को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उनकी गाड़ी पर हमले हुए, गोलियां चली, लेकिन ममता नहीं मानी, वो मानने वाली थी भी नहीं। इस संघर्ष ने उन्हें लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया। अब बंगाल की जनता को कांग्रेस या बीजेपी में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी दीदी में उम्मीद दिख रही थी। चलिए, बंगाल का वो चुनाव यानी साल 2011,
जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक तरफ 34 साल से अनवरत सत्ता पर काबिज दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई वामपंथी सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार से निकली महिला। नतीजे आए तो देश दंग रह गया। ममता बनर्जी के गठबंधन ने 294 में से 227 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। अकेले टीएमसी ने 184 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 42 सीटें मिली। बुद्धदेव भट्टाचार्य की हार और वामपंथियों का सफाया यह सिर्फ चुनाव की जीत नहीं थी, यह बंगाल की राजनीतिक मिजाज को पूरी तरह बदल जाना जैसा था। 20 मई 2011 जब ममता बनर्जी ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। राइटर्स बिल्डिंग, जो कभी वामपंथियों का हेडक्वार्टर था, वहां अब एक ऐसी महिला बैठी थी जिसने मिल्क डिपो में भी काम किया था, जो सड़क से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के लाल किले को ढहाया तो लगा कि अब बंगाल में दशकों तक कोई दूसरी ताकत सिर नहीं उठा पाएगी। लेकिन मित्रों, राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। मां, माटी, मानुष का जो नारा वामपंथियों के खिलाफ गूंजा था, उसे चुनौती देने के लिए अब दिल्ली से एक नया नारा आया, जय श्री राम। जी हां, जय श्री राम। दीदी के राज में क्या वाकई ओरी बोरतोन परिवर्तन आया, या फिर पुराने सिंडिकेट और भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली थी, या यूं कहें उसी सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के आरोपों ने एक नए प्रतिद्वंदी के लिए दरवाजा खोल दिया। सत्ता संभालते ही ममता ने कल्याणकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी। कन्याश्री से लेकर युवाश्री तक दीदी ने सीधे तौर पर महिलाओं और युवाओं को अपनी ओर खींचा। बंगाल में जो उद्योग सिंगूर और नंदीग्राम की वजह से डरे हुए थे, उन्हें लुभाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच शारदा और रोज वैली जैसे पोंजी घोटालों ने सरकार की साख पर बट्टा लगा दिया। टीएमसी के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे पहुंच गए और यहीं से विपक्ष को वो मौका मिला जिसकी उसे तलाश थी। साल 2014 केंद्र में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाती है। शुरुआत में बीजेपी बंगाल में सिर्फ एक छोटा प्लेयर थी। ममता बनर्जी का भी सहारा लिया था, लेकिन 2019 आते आते सब कुछ बदल गया। अमित शाह ने बंगाल को अपना मिशन बना लिया और जय श्री राम का नारा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सियासी हथियार बन गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतकर सबको सन्न कर दिया। ममता बनर्जी, जो कभी दिल्ली में रेल मंत्री हुआ करती थी, अब अपने ही घर में घीरती नजर आ रही थी। जय श्री राम के नारों पर दीदी का गुस्सा और बीजेपी की आक्रामकता, बंगाल एक वार जोन बन गया। वर्ष 2021 भारत के चुनावी इतिहास का सबसे महंगा और सबसे हाई प्रोफाइल चुनाव। एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दर्जनों मुख्यमंत्रियों की फौज, तो दूसरी तरफ चोटिल शेरनी जो व्हील चेयर पर बैठकर पूरे बंगाल को नाप रही थी। बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार 200 पार। ममता ने टांग में पट्टी बंधवाई, जवाब दिया खेला होवे। शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी साथियों ने साथ छोड़ा। नंदीग्राम की जंग निजी हो गई। आज इस महागाथा के आखिरी हिस्से में दीदी की वो प्रचंड वापसी
और 2026 की ओर बढ़ता बंगाल, क्या ये सिर्फ एक जीत थी या विचार की लड़ाई? चलिए बात करते हैं उस पर। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। टीएमसी के आधे दिग्गज भगवा गमछा ओढ़ चुके थे। नंदीग्राम में ममता अपने ही पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी के सामने थी। चुनाव के दौरान ममता को चोट लगी। विरोधियों ने इसे नाटक कहा, समर्थकों ने कहा कि यह साजिश है, लेकिन उस व्हील चेयर ने बंगाल की महिलाओं के मन में एक ममता पैदा कर दी और फिर ममता सत्ता पर काबिज हुई। दीदी ने दिखाया वो अकेले ही काफी नहीं है। 2 मई की दोपहर तक हवा बदल चुकी थी। 200 पार का दावा करने वाली बीजेपी 77 पर सिमट गई और ममता ने 213 सीटें जीतकर तीसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल की। हालांकि वो खुद नंदीग्राम से हार गई, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया बंगाल की सत्ता की चाबी आज भी उन्हीं के पास है। उन्होंने बाहरी बनाम बंगाली की अस्मिता का कार्ड ऐसा खेला कि दिल्ली की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। अमित शाह चौंक गए। लेकिन सवाल तो यही था कि क्या चुनौतियां खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप जैसी घटनाओं और भ्रष्टाचार के नए आरोपों ने दीदी के सुशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब चलिए थोड़ा 2026 के रन की बात कर लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी फिर से भवानीपुर में दीदी को चुनौती दे रहे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ दीदी के खिलाफ बीजेपी ने साम दाम दंड भेद और लोगों की मांग को हथियार बनाया। आखिरकार 2026 में दीदी की विदाई तय होगी। अब बंगाल में कमल खिल चुका है। चारों तरफ कार्यालयों से, मोहल्लों से, बंगाली पाड़ा से टीएमसी के झंडे हटाए जा रहे हैं। टीएमसी की ओर से कब्जा किए गए दफ्तर खाली कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू हो रही हैं। घुसपैठियों का हिसाब किताब भी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि दीदी का किला अब कमल में तब्दील हो चुका है। ममता बनर्जी की यह कहानी एक राजनेता की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस जिद की जो कभी हारना नहीं जानती। एक लड़की जिसने मिल्क डिपो में काम किया, जिसने लाठियां खाई, जिसके बाल खींचे गए, जिसे सड़कों पर मारा गया, लेकिन वो कभी झुकी नहीं। ममता की राजनीति विवादों से भरी है। उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, उन पर तानाशाही के आरोप लगते हैं, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो स्ट्रीट फाइटर है। उन्होंने वामपंथियों को हराया, उन्होंने बीजेपी के अश्वमेध रथ को रोका। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का वो किरदार हैं जिन्हें आप पसंद करें या नफरत करें, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। बंगाल का भविष्य क्या होगा, ये आने वाला काल, समय, वक्त और लम्हा तय करेगा, लेकिन ममता का नाम सियासी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। एक ऐसी महिला के रूप में जिसने अपनी सादगी और संघर्ष से सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर को छुआ। इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।